नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका सूर्य सदन विद्याश्रम के इस YouTube चैनल पर ज्ञान की गंगा में। दोस्तों, अभी तक हमने जो लोकसभा है, राज्यसभा है, अर्थात मैं कह सकता हूं जो संसद है, इस संसद की संरचना और उसके संगठन के बारे में समझा और अध्ययन किया था। आज हम जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा संसद की शक्तियां। संसद की शक्तियां। विद्यार्थियों, कई बार यहां से भी अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि संसद की दो शक्तियां बताइए या संसद की शक्तियों का उल्लेख कीजिए, या पूछ लिया जाता है संसद के संविधान संशोधन की शक्ति बताइए। तो इन ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो हम आइए इन प्रश्नों पर भी बात करेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा संसद की शक्तियां। अगर मैं बात करूं संसद की शक्तियों की, तो ध्यान रखना, पहली शक्ति की बात करें तो देखिए, पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, इसको आप कानून निर्माण शक्ति भी कह सकते हो। कानून निर्माण शक्ति भी कह सकते हो। संसद का पहला जो कार्य है वो कार्य है कानून का निर्माण करना। कैसे? तो ध्यान रखना इस चीज का कि संसद के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है। कानून का निर्माण किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि संसद जो है वो संघ सूची व समवर्ती सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। कानून का निर्माण कर सकती है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना कि संसद जो है कानून का जो निर्माण करेगी वो या तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाएगी या समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाएगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कुल मिलाकर कि दोनों विषयों पर कानून बना सकती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने के जो अधिकार है वो राज्य जो विधानमंडल है, इसके पास में भी अधिकार है कि वो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अच्छा, संसद भी कानून बना सकती है, दोनों भी कानून बना सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कौन सा कानून जो है होगा वो मान्य होगा, संसद द्वारा बनाए गए कानून मान्य होगा या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून जो है वो मान्य होगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि उस दौरान संसद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही कानून मान्य होगा, वही कानून माना जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना इस चीज का कि संसद की पहली शक्ति जो आती है वो आती है विधायी शक्ति, अर्थात मैं कह सकता हूं कानून निर्माण की शक्ति। संसद जो है वो देश में कानून का निर्माण करती है और वो कानून जो है वो संघ सूची के विषय पर भी बना सकती हैं और समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकती हैं। लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर विधानमंडल भी कानून बना सकता है, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा। अब देखिए, मैंने ये समवर्ती राज्य सूची बताई थी, तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें ये कहा गया है शक्ति का विभाजन किया गया है। और शक्ति का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से किया गया है। उसमें जो पहला प्रकार है वो आता है संघ सूची के विषय। दूसरा जो प्रकार है वो आता है राज्य सूची या राज्य सूची के विषय। और तीसरा जो आता है वो आता है समवर्ती सूची। ये क्या है सुनना। तो देखिए, जो संघ सूची है इसमें विषय जो दे रखे हैं वो विषय दे रखे हैं केंद्र सरकार को, यानी केंद्र सरकार इन पर कार्य करेगी। अच्छा, राज्य सूची के विषय हैं, इस पर जो अधिकार दे रखे हैं वो दे रखे हैं राज्य सरकार को। और जो समवर्ती सूची है इस पर जो कार्य करती हैं वो करती हैं स्थानीय सरकारें। लेकिन स्थानीय सरकारें कानून तो बना नहीं सकती, उनको अधिकार नहीं है इसके संबंध में। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार इन दोनों के पास में है, लेकिन मान्य किसका होगा? संघ सूची का। अर्थात मैं ये कह सकता हूं संसद का कानून मान्य होगा। तो ये थी आपकी पहली शक्ति
विधेय शक्ति, और कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि संसद की विधेय शक्ति का उल्लेख कीजिए या संसद की विधेय शक्ति बताइए। आगे हम पढ़ते हैं दूसरी शक्ति। तो देखिए दूसरी जो शक्ति है उस शक्ति को कहा जाता है संविधान संशोधन की शक्ति। संशोधन की शक्ति। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संसद की दूसरी शक्ति है जिसका नाम है संविधान संशोधन की शक्ति। अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, तो भारत के जो संविधान है उस संविधान में संशोधन करने का अधिकार अर्थात परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में है। संसद ही संविधान में परिवर्तन कर सकती है, अन्य किसी को ये शक्ति नहीं दे रखी है कि वो संविधान में संशोधन कर ले। संविधान संशोधन की अगर बात करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और ये जो संशोधन की शक्ति है यह आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत है ये, जहां से दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संशोधन करने की शक्ति। और अगर हम बात करें आगे की, तो देखिए संविधान में संशोधन करने के लिए संसद द्वारा या संसद के सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्ताव रखा जाता है। सदन में प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। और इस प्रस्ताव को क्या होता है कि संसद अकेली संविधान के कुछ भाग को साधारण बहुमत द्वारा ही परिवर्तन कर सकती है, या कह सकता हूं कि संशोधन कर सकती है। संविधान के कुछ ऐसा अधिकांश ऐसा भाग है जिसमें परिवर्तन जो है वो साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना आप कि कुछ संविधान में ऐसा प्रावधान भी है कि अगर संविधान जो है इसमें संशोधन, या कह सकता हूं कि संशोधन करने के लिए जो राज्य विधानमंडल है या आधे से एक ज्यादा विधानमंडल है इसका भी अनुमोदन चाहिए। अर्थात संविधान की प्रस्तावना में अगर संशोधन किया जा रहा है तो आधे से ज्यादा जो राज्य विधानमंडल है उनको भी आपको शामिल करना होगा, उसके बाद में संविधान में संशोधन होगा। तो ये भी ध्यान रखना है इस चीज को कि संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति है संसद के पास में, और संसद के जो सदस्य हैं वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव रखते हैं, और प्रस्ताव रखने के बाद में साधारण बहुमत द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और ये भी ध्यान रखना है इस चीज का कि कुछ ऐसे भी संशोधन है जिसमें दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। कुछ ऐसे संशोधन है जिसमें साधारण बहुमत चाहिए, कुछ ऐसे संशोधन है जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए, और कुछ ऐसे संशोधन है जिसमें राज्य विधानमंडल, आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडल का अनुमोदन भी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो प्रस्ताव है जो लाया जाता है ये दोनों सदनों में अलग अलग लाया जाना चाहिए, अर्थात लोकसभा में भी लाया जाना चाहिए और राज्यसभा में भी लाया जाना चाहिए, और वहां दोनों से प्रस्तावित होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है, उसके बाद में वो कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये जो शक्ति थी वो शक्ति थी संविधान में संशोधन करने की शक्ति। ये भी थी किसकी? संसद की। और कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति का उल्लेख कीजिए या बताइए। तो ये थी दूसरी शक्ति। हम बात करेंगे अब तीसरी शक्ति की। तीसरी शक्ति उसे हम कह सकते हैं धन के संबंध में शक्ति या वित्त के संबंध में शक्ति। संबंध में शक्ति। देखिए ये जो शक्ति है इस शक्ति को कहा जाता है वित्तीय शक्ति या धन के संबंध में शक्ति। संसद जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है या संसद के सदस्य जो हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संसद जो है इस संसद को राष्ट्रीय आय जो है
उस राष्ट्रीय आय पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार भी है। अच्छा, अब संसद जो है, या कह सकता हूं कि लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करके लोकसभा में रखा जाता है प्रतिवर्ष वित्त मंत्री लेखा जोखा करके, अर्थात मैं कह सकता हूं बजट जो है वो वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, अर्थात लोकसभा में रखा जाता है, और लोकसभा उसे पारित करती है, और पारित करने के बाद ही उस धन का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा उस धन का उपयोग नहीं किया जा सकता। लोकसभा पारित करने के बाद में वह राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा उसे, आप लोगों को पता होगा कि 14 दिन रोक सकती है, और उसके बाद में इस धन का उपयोग किया जाएगा। तो ये भी एक संसद की शक्ति है, जिसे हम कह सकते हैं धन के संबंध में शक्ति। तो ध्यान रखना इस चीज का कि धन के संबंध में क्या शक्ति थी। आगे की हम बात करें चौथी शक्ति की, तो देखिए चौथी शक्ति, उसकी हम बात करते हैं। देखिए आगे की हम बात करें तो देखिए निर्वाचन के संबंध में शक्ति, निर्वाचन के संबंध में अगर हम इसकी बात करें, संसद की ये अगली शक्ति है जिसका नाम है निर्वाचन के संबंध में। संसद को निर्वाचन के संबंध में भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं उसकी हम बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया है। उसमें अगर पहले की बात करें तो संसद के निर्वाचित सदस्य या सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये भी हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति का जब चुनाव पढ़ रहे थे हम, या राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जब पढ़ रहे थे हम, तब हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो मत का प्रयोग करते हैं, वोट देते हैं। तो ध्यान रखना, संसद को ये भी अधिकार प्रदान है कि वो संसद के जो सदस्य हैं या संसद जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है। उसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना, आर्टिकल 66 के अनुसार राज्यसभा वह लोकसभा के सदस्य या एक लाइन में ये भी कह सकते हो कि संसद के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का। यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ निर्वाचित, यहां ध्यान रखना कि संसद के चाहे निर्वाचित सदस्य हो चाहे मनोनीत सदस्य हो, वो दोनों ही सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन आर्टिकल ध्यान रखना 66 के अनुसार। तो संसद की अगली शक्ति है निर्वाचन के संबंध में, आर्टिकल 54 के अनुसार ये शक्ति दी गई है। संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये अधिकार है उसके पास में। 66 के अनुसार जो संसद के सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। तो ये शक्ति थी निर्वाचन के संबंध में, और कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि संसद की निर्वाचन के संबंध में शक्ति का उल्लेख कीजिए, तो आप इस प्रकार से इसका उल्लेख कर सकते हो। अगली शक्ति की हम बात करें तो देखिए, जिसे हम कहते हैं अन्य शक्तियां, तो देखिए अन्य शक्तियों की बात करते हैं। देखिए अगली शक्ति जो है उसे हम कहते हैं अन्य शक्ति या अन्य शक्तियां। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, संसद जो है
उसको निर्वाचन के संबंध में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उसे कुछ अधिकार ऐसे भी प्रदान किए गए हैं जिसके द्वारा वो जिनको निर्वाचित करती हैं उन्हें हटा भी सकती हैं। तो ध्यान रखना अन्य शक्तियों के अंदर एक चीज आप कि संसद जो है या संसद के जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया जा सकता है। अब कह सकते हो कि भारत के राष्ट्रपति को पद मुक्त करने का अधिकार भी है किसके पास में? संसद के पास में। अर्थात संसद जो है वो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग भी ला सकती है। तो ये भी एक अधिकार है संसद के पास में। आगे की अगर हम बात करें तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वह और उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश को भी पद से मुक्त कर सकती हैं। तो ये भी एक अधिकार है संसद के पास में कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पद से मुक्त कर सकती हैं। लेकिन जो आरोप हैं वो शिष्ट कदाचार का आरोप होगा, आरोप लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से संसद जो है वो ये भी इसके पास में अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकती हैं और ये जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इनको भी पद से हटा सकती हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि ये जो प्रस्ताव हैं ये दोनों सदनों में लाया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि पृथक लाया जाएगा, अलग-अलग दोनों सदनों में लाया जाएगा। और पृथक सदनों में लाने के बाद में पृथक सदनों से ये पारित भी होना चाहिए, 2/3 बहुमत से ये पारित भी होना चाहिए, तब जाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। एक चीज तो ये। अगर हमें बात करूं दूसरी चीज की, तो ध्यान रखना कि जो हमने बात की थी उपराष्ट्रपति की, कि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है संसद, अर्थात तो उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाने का अधिकार है संसद के पास में। संसद जो है उपराष्ट्रपति को भी पद से हटा सकती है। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा जो है ये ही हटा सकती है। कैसे? क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने का पहला प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा से पारित होने के बाद में ये लोकसभा में लाया जाएगा, और लोकसभा में पारित होने के बाद उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। तो ये थी राष्ट्रपति की पद मुक्ति की शक्तियां, या कह सकता हूं अन्य शक्तियां। एक और शक्ति है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं यहां पर साथ में। तो देखिए, एक अलग शक्ति उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, तो देखिए आपातकाल की जब राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं तो उसको 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करवाना पड़ता है। 1 माह के भीतर उसे अनुमोदित करवाना पड़ेगा। और अगर